नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से फॉलो करें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं आज हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है कि जो लैंड डिग्रेडेशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इन दोनों प्रोग्राम को जो है एकीकृत किए जाने की बात की जा रही है, दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। सीधी बात है, जैसे आप देख रहे हैं कि जल संकट का हम सामना कर रहे हैं, है ना, और हमारे यहाँ जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रही है। तो इन सारी पहलुओं को क्या करना है, उनका समाधान ढूंढना है, इसलिए इनके एकीकरण का विचार लाया जा रहा है। ठीक है, तो पेपर थर्ड में इसको रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा मीडिएशन बिल की बात की जा रही है, मध्यस्थता से संदर्भित है। यह अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म का एक पार्ट है। इसके बारे में देखेंगे सेकंड जो हमारा पेपर है जीएस पेपर का, उसका पार्ट है ये आपका। इसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक है जल जीवन मिशन, तो इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक, सुदूर क्षेत्रों तक भी जो जल के कनेक्शन है ना, उसके लिए नल, हर घर में जल और उसके लिए नल की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना है। मतलब हर घर में पानी का टैप जो है वो इसलिए प्रोवाइड करना है ताकि वहां पर जलापूर्ति की जा सके। ठीक है, तो इसको देखेंगे, 2019 में लॉन्च किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद को फायरिंग एंड मिशन समर्थ की बात करेंगे। जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो वहां से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण वगैरह होता है, तो उसको कम करने के लिए वहां को फायरिंग, जैसे बायोमास के साथ जो है, अगर वहां पर कोयले के साथ बायोमास का भी दहन किया जाए और उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर से निकलने वाला रेसिड्यू है, जो कृषि अपशिष्ट है, उसका हम क्या कर पाएंगे, वेस्ट टू यूज मॉडल के रूप में उसको प्रतिस्थापित कर पाएंगे। तो जो हमारे फार्मर्स है उनकी भी इनकम क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। और जो डबलिंग करना है हमको उनके इनकम को, है ना, फार्मर्स की जो आय है उनको दोगुना करने का जो हमारा लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी हम जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करेंगे। तो अभी रिसर्चर्स ने बताया है कि जिस तरीके से आइस मेल्ट हो रही है, लगातार जो पीएच वैल्यू है ओशियन की वो कम होती जा रही है और वहां पर एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, अम्लीकरण बढ़ता जा रहा है ना। ये ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों का जो है ओवरलैपिंग वाला आपका टॉपिक है, फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट में आप इसको रख सकते हैं जीएस पेपर के। और जो पहला टॉपिक है इसको अब हम डिटेल में देखेंगे। तो यहां पर जो लैंड डिग्रेडेशन और जो हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई प्रोग्राम है इसको एकीकृत करने का विचार किया जा रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा जैसे मनरेगा वगैरह है उसको भी यहाँ पर जो है क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पर एम्बेडेड करेंगे। तो जो बंजर भूमि है उसका भी संरक्षण कर पाएंगे हम लोग, जल संकट का जो सामना कर रहे हैं उसको भी हम क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है ना, उससे संदर्भित है। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत जो है लगातार जो है भयंकर लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा, है ना, कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है देश का, उसका लगभग 29.3% जो भाग है हमारा, वहां पर मरुस्थलीकरण या भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। वो इतना जो क्षेत्र है वो भूमि निम्नीकरण या जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है उससे गुजर रहा है। ये डेटा है, ये अपने पास रखा जा सकता है। इसके बाद इसरो की एक रिपोर्ट आई थी 2016 में, उसने हाईलाइट किया था कि भारत की लगभग 29% जो भूमि है उसका क्षरण हुआ है, उसका
डिग्रेडेशन हुआ है 29%। कब? 2011-13 में। और बोला गया कि 2003 और 5 के ईयर को बेस बना के उन्होंने बताया कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन है वो बढ़ा है, उसमें वृद्धि जो है 0.57%। ये अब आज से 10 साल पहले का डेटा है, ठीक है। अब इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? तो लैंड डिग्रेडेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जैसे सॉइल इरोजन आएगा, डिजर्टिफिकेशन आएगा, सैलिनाइजेशन आएगा, एसिडिफिकेशन आएगा, है ना, ठीक है। अब यहां पर कहने का मतलब ये कि पूरी केमिस्ट्री पर जो आपकी सॉइल है या लैंड है उसकी पूरी केमिस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ता है। अब इसमें सबसे मुख्य जो आपके कारक है उसमें डिफॉरेस्टेशन आता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण, एग्रीकल्चर के कारण, है ना। तो इसके कारण मिट्टी का कटाव, बाढ़, है ना, और जो आपका मिट्टी का क्षरण वगैरह है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है अराइज होती हैं, उत्पन्न होती है। अब इसके प्राथमिक कारण क्या है लैंड डिग्रेडेशन के? तो सीधी बात है एग्रीकल्चर कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो वैसे वैसे वनों की कटाई भी बढ़ रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा वेजिटेशन को कट किया जा रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद उस संदर्भ में वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है, जितनी कटाई हो रही है उस दर से वहां पर जो है पुनः वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कृषि के अंतर्गत जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही तो हमारे यहाँ अन्न की, फसलों की मांग भी बढ़ रही, तो उससे भी क्या हो रहा है कि जो जंगल है ना, और जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है उनकी कमी हो रही है। इसके बाद कृषि से संबंधित कुछ कारक है, जैसे आप देखेंगे कि जो स्थानांतरित कृषि वगैरह होती है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। इसके बाद इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है ना। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप पंजाब साइड में देख सकते हैं, है ना, राजस्थान में देख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी कनाल है, ठीक है। तो उसके भी साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं, वहां पर जो भूमि है वो दलदल बन जा रही है ना, मिट्टी वगैरह जो वहां की है वो खराब हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज से भी जो है सॉइल डिग्रेडेशन होता है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बहुत ज्यादा ऐसी वल्नरेबल क्षेत्र है भूमि का, ऐसा वल्नरेबल या वंचित वाला जो क्षेत्र है आपका, वहां पर भी खेती का विस्तार देखा जा रहा है। कुल मिला के ये जो है सब टॉपिक है कि जैसे एग्रीकल्चर के अंतर्गत एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं तो जो आपकी वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र था उनकी कमी होती जा रही है। इसके बाद अनबैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, है ना, इरेशनल यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उनका यूज करने से क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। उसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, जैसे कैनाल से संदर्भित इंदिरा गांधी कैनाल का इन्होंने जो है दिया है एग्जांपल कि पंजाब क्षेत्र में जो है वो वहां पर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सैलिनाइजेशन बढ़ गया है पंजाब रीजन में, ठीक है ना। और भूमि जो है, ये जो कैनाल है इसके अगल बगल की भूमि जो है दलदल के रूप में परिवर्तित हो रही है, और एक छोटे से भूमि के चक्र मतलब 1 स्क्वायर फीट जो आप क्षेत्र देखेंगे उतनी भूमि को भी वापस से रीजनरेट होने में बहुत टाइम लगता है, कई वर्षों का टाइम लगता है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई जल की मांग भी बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा पंपिंग वगैरह, बोरिंग वगैरह आप देखते हैं ना, एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग अगर 10 फ्लैट है तो 10 बोरिंग है। अगर वहां पर दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे तो जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर दोनों में कमी हो रही है, और ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा जो है वो अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूजल का संकट भी सामने आ रहा है। इफेक्ट क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? तो सीधी बात है, सबसे पहला तो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उससे जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। इसके बाद मृदा की जो टोटल केमिस्ट्री है ना, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार अकाल वगैरह का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है। इसके बाद इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली राष्ट्रीय विकास को भी ऋणात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर रिसोर्स कम है और उस रिसोर्स के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग ज्यादा हैं तो लोगों के बीच में संघर्ष भी हो रहा है, और इससे आप देखेंगे कि नया एक बिजनेस पे स्टार्ट हो गया है ना, आरओ का, और उसके अलावा जो आपके मिनरल वाटर्स की जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं उनका वहां से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और लोग जो है, जब गरीब व्यक्ति बेचारा कहां से खरीदेगा पानी पीने के लिए, है ना, खाने के लिए पैसा नहीं है और पानी पीने का कहां से खरीदे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन के कारण ओवर पॉपुलस जो आपके सिटीज हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन से भी इन सब चीजों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि इससे देखिए कहीं ना कहीं अगर वृक्षारोपण कम हो रहा है, वृक्षों की कटाई हो रही है, तो उससे जो हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जो है
पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, अल्टीमेटली वो एनवायरमेंटल एंगल पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। इसके बाद एक इनिशिएटिव है ये आपका बॉन्ड चैलेंज। आप याद रखिएगा बॉन्ड कन्वेंशन अलग है, बॉन्ड कन्वेंशन किससे रिलेटेड है बताइएगा जरा, ठीक है। और ये बॉन्ड चैलेंज है, बॉन्ड चैलेंज जो है आपका ये एक तरीके का ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल एफर्ट है। इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया था कि जो 150 मिलियन हेक्टेयर वन है जो खराब हो गई है भूमि, है ना, जिसमें वनों की कटाई हो गई है ना, तो वहां की टोटल यहां पर कितना टारगेट किया गया, 150 मिलियन हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र जहां पर वनों की कटाई हो गई है, भूमि खराब हो गई है ना, भूमि जो है लैंड जो है डिग्रेड हो गई है, तो उनको बहाल किया जाएगा और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सुधार का वैश्विक प्रयास है ये आपका, है ना, ठीक है ना, ये याद रखिएगा बॉन्ड चैलेंज। इसके बाद यहां पर बताया गया कि ये जो आपका यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 पेरिस में हुआ था, उसमें इंडिया ने स्वैच्छिक रूप से इस जो आपका बॉन्ड चैलेंज है उसको क्या किया था, ज्वाइन किया था, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत हमने भी इनिशिएटिव लिया कि भैया 13 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है और जो जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो गया है जिस क्षेत्र में, है ना, तो उसको हम रिस्टोर करेंगे 2020 तक और एडिशनल उसमें ऐड ऑन करेंगे, मतलब वहां पर वृक्षारोपण वगैरह करेंगे 8 मिलियन हेक्टेयर, कब तक, 2030 तक। ये भारत का अपना लक्ष्य है। अब यहां पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करेंगे तो ये कैसी स्कीम है सबसे पहले जानने की जरूरत है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें जो फंडिंग का रेशो है सेंटर और स्टेट का, तो सेंटर 75% है, स्टेट आपको 25% है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली स्टेट की बात करें तो वहां पर 90:10 का रेशो है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो जो भी आपकी मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं किए गए हैं तो उनको प्रायोरिटी में रख के उनको जो है त्वरित रूप से पूर्ण करना है, पहली चीज। नेशनल प्रोजेक्ट भी उसके अंतर्गत शामिल है। इसके बाद यहाँ पर सुदूर क्षेत्रों तक जो है जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसके बाद ये सब हम क्यों इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ आज भी 50% से अधिक, लगभग 60% एरिया जो है वो आपका ऐसा रीजन है जो मानसून पर बेस्ड है सिंचाई वगैरह के लिए, ठीक है ना, और केवल 40% जगह ही ऐसी है जहां पर जल की उपलब्धता है। तो भैया मानसून के अंतर्गत तो आप देखेंगे अनसर्टेनिटी होती है, तो बहुत सारा क्षेत्र, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ आधे से अधिक प्रतिशत जो है 50% लगभग जो हमारी पॉपुलेशन वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज आती है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर उनको जो है कृषि के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, इसलिए इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपके न्यू वाटर सोर्स है उनको भी हम क्रिएट करेंगे, माइनर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको भी हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसके थ्रू सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों को जो है वहां पर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको रिपेयर करेंगे, रिस्टोर करेंगे, रिनोवेट करेंगे, और जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो कैरिंग कैपेसिटी धारक क्षमता है, जो धारण क्षमता है ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेस की, उसको भी सशक्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे स्ट्रक्चर जो है आपके उनको भी वहां पर बनाएंगे, उससे भी जल संचयन को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा इसमें कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात की गई है, इनको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है जिन क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर मतलब जो है उपलब्ध है अबेंडेंट रूप से, जहां पर उपलब्ध है, जहां पर भूजल जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर जो है पानी के स्टोरेज से संदर्भित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर जल की उपलब्धता कम है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, मनरेगा के साथ उसको एकीकृत किया जाएगा और ट्रेडिशनल जो हमारे जल निकाय हैं उनको रीजुवेट करेंगे, उनको रिस्टोर करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, रिनोवेशन का काम वहां पर करेंगे, जो भी हमारी परंपरागत जल निकाय हैं, ठीक है। इसके बाद वे हेड क्या है, तो सीधी बात है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन करें, है ना, और उससे जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको कम करें, सॉइल की क्वालिटी को जो है हम एनहांस करें, है ना। अब जब सॉइल की जो आप देखिए मृदा क्षरण को कम कर देंगे अगर, वृक्षारोपण कर देंगे, तो वहां से क्या होगा, आप देखेंगे पानी जब बरसता है तो रिस्क के नीचे जाएगा, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज वगैरह करेगा। ओवर ग्रेजिंग को कम करने की आवश्यकता है ना, और चारण वगैरह के लिए अलग क्षेत्रों को जो है वहां पर चिन्हित करके, वहां पर उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर चारण की सुविधा एक विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा सकती है, तो अतिचारण की समस्या से यहां पर उसका निदान
किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि सॉइल इरोजन जो सबसे ज्यादा होता है वो बाढ़ वगैरह के कारण होता है ना। तो इसके लिए हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। फ्लैश फ्लड वगैरह आप लोग देख रहे होंगे कि अर्बन फ्लड की बहुत ज्यादा समस्या देखी जा रही है, क्योंकि जो रिवर बेड है उनका इंक्रोचमेंट वगैरह हो रहा है। तो नदी पर जो आपका देख रहे हैं कि बांध बनाकर या जो भी आपका डैम सेफ्टी से रिलेटेड या डैम के जो आपका कोस्टल एरियाज है वहां पर मैनेजमेंट जो है अप्रोप्रिएट मैनर में करके इन सब समस्याओं से हम क्या पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद कोस्टल रीजन में हम प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं जिससे हवा की गति को रोका जा सके, है ना। बहुत तीव्र गति में वहां पर हवा चलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिएशन बिल से रिलेटेड है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पहले भी हमने इस चीज को कवर किया है, इस टॉपिक को कवर किया है। तो जो लास्ट ईयर राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया था इससे संदर्भ में, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात की गई है। जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, है ना, संसदीय स्थायी समिति ने कुछ बदलाव की यहाँ पर सिफारिश की है। अब इसके हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया मीडिएशन बिल 2021। इसका एम क्या है? तो सीधी बात है, यहाँ पर प्रमोट करना है और फैसिलिटेट करना है किसको? मीडिएशन, मध्यस्थता की प्रक्रिया को, है ना। इसमें स्पेशली जो फोकस किया गया था इंस्टीट्यूशनल मेडिटेशन मतलब मीडिएशन के लिए जो संस्थागत मध्यस्थता की बात यहाँ पर की गई है, और जो अन्य आपके कमर्शियल और अदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ न्यायालयों पर बहुत अत्यधिक बोझ है, तो जो विवादों के त्वरित समाधान के लिए जो है ये आपका अल्टरनेटिव एक आपका प्रोसेस है ना। इसको ईडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म भी बोला जाता है। अब इसके जो की प्रोविजंस हैं वो बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन को यहाँ पर अपनाया जाएगा। मतलब जब भी कोई मतलब फाइल कर रहे हैं किसी विवाद के संदर्भ में केस, तो इसमें जो है पूर्व जो है लिटिगेशन की जो है मध्यस्थता प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ऑनलाइन मध्यस्थता की भी बात की गई है, सामुदायिक मध्यस्थता की भी बात की गई है ना। उसमें कॉन्सिलेशन की भी बात की गई, मतलब सुलह वगैरह की बात की गई। तो इस तरीके की जो आपके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म की ये सब पार्ट है। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, विवादों का निपटान आसानी से किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत मान लीजिए जो आपके दो पार्टियां जिनके बीच में विवाद है, तो उनके द्वारा एक तरीके का मीडिएटर वहां पर नियुक्त किया जाता है ना, नियुक्त किया जाता है। यहां पर कोई थर्ड पर्सन को नियुक्त किया जाता है जो आपका न्यूट्रल होता है। वो इस तरीके के जो विवाद होते हैं पार्टीज के बीच में, तो उनका सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है और उसके द्वारा वहां पर समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। नॉर्मल सी चीज है। मीडिएटर का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में समाधान उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है ना, मध्यस्थ के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है। और ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मीडिएटर होते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड व्यक्ति होते हैं और जो परिषद द्वारा इनको क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है। काउंसिल है ना, इसके संदर्भ में वो इनको डेजिग्नेट करती है कि भाई आपको रजिस्टर्ड आप व्यक्ति हैं, आपको मीडिएटर बनाया जा सकेगा। ठीक है ना, मीडिएशन की प्रक्रिया में आपको थर्ड जो आपका व्यक्ति न्याय उपलब्ध कराएगा, उस रूप में आप लोगों को वहां पर क्या किया जाएगा, आपकी योग्यता है कि आप इस तरीके के जो संदर्भ होंगे उसमें आप लोग इंडल्ज हो सकते हैं। इसके बाद यहां पर यह देखा जाता है कि जो मीडिएटर है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज किया जाए उसके द्वारा। पहली चीज तो ये कि ये इसलिए किया जाता है कि ये देखा जाता है कि भैया जो डिसीजन आ रहा है वो तो न्यूट्रल है ना, पता चला उसका अपना कोई हित हो वहां पर जो संचालित हो रहा हो, तो फिर तो न्यूट्रल डिसीजन नहीं आएगा। इसलिए उसको अपनी सारी जो हितों के संदर्भ है वो वहां पर डिस्क्लोज करना पड़ता है कि जिस केस में वो सुनवाई करने जा रहा है, जिस विवाद में वो बैठने जा रहा है, मीडिएटर की भूमिका निभाने जा रहा है, तो वो वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रल ही आउटकम वहां से आएगा। इसलिए मैंडेटरी बनाया गया है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वहां पर डिस्क्लोज करे। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन की बात करें तो इसमें जो मीडिएशन की प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाता है एजेस में। किसके एजेस में? मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर के संदर्भ में, जो मध्यस्थता सेवा प्रदाता के तत्वाधान में इसको आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। इसके बाद जो मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर है, इसका मतलब ये कि एक ऐसी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड कराती है कंडक्ट ऑफ मीडिएशन, है ना, इस एक्ट के अंतर्गत। और ये भी रिकॉग्नाइज्ड होती है किसके द्वारा? काउंसिल के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बोला गया है कि वो एस्टैब्लिश करेगी इस तरीके की एक काउंसिल जिसको जाना जाएगा किस नाम से? मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वो रेगुलेट करेगी ये जो मीडिएशन की एक्टिविटीज इंडिया में परफॉर्म की जाएंगी। और इस काउंसिल का कंपोजिशन कैसा होगा? तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे और 2 फुल टाइम मेंबर होंगे। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 होंगे और इसमें एक पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे, अंशकालिक सदस्य
पक्ष भी होंगे। ठीक है, इस विधेयक के अनुसार ये बोला गया है कि न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर करने या इससे पहले दोनों पक्षों के लिए जो पूर्व मुकदमा मध्यस्थता की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना अनिवार्य है। भले ही इसमें उनके बीच में मध्यस्थता हो, समझौता हो या ना हो, मतलब जो मध्यस्थता से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हो है, चाहे उनके बीच में हो या ना हो, लेकिन उनको प्री लिटिगेशन की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना अनिवार्य बनाया गया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर फाइन वगैरह लगाया जा सकता है, लेकिन न्याय की उपलब्धता से उनको वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये उनका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि उनको न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, है ना। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर अंतर बताया जा रहा है कि भैया डिफरेंस क्या है आर्बिट्रेशन में, मीडिएशन में और कॉन्सिलेशन में। तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलेशन तीनों जो है एक तरीके से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का सब पार्ट है। जनरली इसको इनफॉर्मल मैनर में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है इन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अगर प्राथमिक अंतर इन तीनों में हम देखने की कोशिश करेंगे तो सीधी बात है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो प्राथमिक अंतर यह है कि सर्वसम्मति से समझौता करने वाले पक्षों के द्वारा यहां पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले को चुना जाता है। ठीक है ना, प्राथमिक अंतर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, प्राइमरी डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर जो आपके एक मध्यस्थता की भूमिका का जो निर्वहन करने वाला व्यक्ति जो न्याय की उपलब्धता कराएगा, तो उनको लेकर ही तीनों में जो है डिफरेंस है। जैसे आर्बिट्रेशन की बात करेंगे तो इसमें कोई भी एक जो मीडिएटर होगा वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है, जो केस के संदर्भ में वहां पर फाइनल वर्डिक्ट देगा या विवाद को खत्म करने के लिए निर्णय वगैरह देगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे कॉन्सिलेशन का मतलब यह है कि इसमें दोनों पार्टीज जो है एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाती है ना, एक तरीके से उनके बीच में समझौता हो जाता है ना, और उनके दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हिंदी में आप देखेंगे तो सुलह है। इसके बाद अगर आप मीडिएशन की बात करेंगे तो ये जो मीडिएटर होता है इसकी जो भूमिका यहां पर होती है एक तरीके से फैसिलिटेटर, मतलब एक तरीके से वो उनको सहायक के रूप में जो है वहां पर अपनी मतलब सहायक की भूमिका का निर्वहन करता है, ताकि दोनों के बीच में सुलह हो जाए और दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे के बीच में समझौता कर सके। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है। इसके बाद जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो एवरी ड्रॉप काउंट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ जल जीवन मिशन, नॉर्मल सी चीज है। ये जो मिशन है इसको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और इसके द्वारा 10.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों या लगभग आप मानेंगे तो 53% जो पात्र आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके पास नल के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, अब इसके द्वारा सरकार का ये दावा भी है कि इस योजना की जब घोषणा की गई थी 2019 में, तब से इसमें जो आपका इंप्रूवमेंट हुआ है या इसकी जो आपकी एक अभूतपूर्व जो आपकी उपलब्धि देख ले तो इसमें 37% की जो है ग्रोथ देखी गई है। और इसका जो घोषित उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर जो आपका पेयजल है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना। बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग, तो सीधी बात है कि भारत जो है टॉप 10 वाटर रिच कंट्रीज के अंतर्गत आता है ना। पूरे वर्ल्ड का 4% जो वाटर रिसोर्स है वो भारत में उपलब्ध है, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी उतनी ही ज्यादा है, अर्बनाइजेशन भी उतनी तेजी से हो रहा है ना, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ वाटर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है थ्रू आउट द कंट्री। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंट्री में जो वाटर की डिमांड है उसमें जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, बोला जा रहा है कि 2010 में 710 बिलियन क्यूबिक मीटर थी मांग, जलापूर्ति की मांग, जो 2050 तक कितनी हो जाएगी 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर होने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा और भी ज्यादा मांग बढ़ जाएगी। वैसे ये हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में भीषण रूप से जो है जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अच्छे जल की तो बात ही अलग हुई, अभी जल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है उन्होंने ये प्लान जो है इसकी घोषणा किया 2019 में, जल जीवन मिशन लॉन्च किया। इसके बाद इसमें जो ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान का संकेंद्रण किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो किसमें कि 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, है ना, बहुत ही कम पीरियड में। तो ये अपने आप में एक जो है आपका किस तरीके की बहुत वृहद योजना है और बहुत ही ज्यादा इसके
बड़े लक्ष्य हैं जिसको प्राप्त करना 100% बात कर रहे हैं कि कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत पिछले कुछ समय से गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। यहाँ पर नीति आयोग का जो आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 है उसमें हाईलाइट भी किया गया था कि 21 भारतीय ऐसी सिटीज हैं जो फेस कर सकती हैं डे जीरो, है ना, आने वाले वर्षों में। डे जीरो का मतलब ये कि ऐसा दिन आ जाएगा कि उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता शून्य हो जाएगी, मतलब उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता नहीं रह पाएगी, वहां पर उस स्थान में पेयजल की आपूर्ति ना होने की संभावना है। इस मामले में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल आपकी सिटीज है उसमें बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है और हैदराबाद है। आप मेट्रो सिटीज देख रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया था कि 75% जो इंडिया के हाउस होल्ड हैं, जो परिवार हैं, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है और 84% जो रूरल हाउस होल्ड है उनके पास जो वाटर पाइप का एक्सेस होता है वो भी नहीं है ना, मतलब वाटर पाइप का एक्सेस नहीं। आप देखेंगे कि गांवों में दूर दूर से लोग कुएं से पानी भरने जाते हैं, है ना, उनके पास जो है अभी भी नहीं है गांवों में नल का कनेक्शन। ये लोग एवरेज डेटा देते हैं यहाँ पर, है ना, चुनाव आ रहा है तो अच्छे अच्छे डेटा आते जाएंगे, ये बहुत बड़ा हार्श और बेटर ट्रूथ है। अब ये जल जीवन मिशन जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना है हर परिवार को, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, है ना, किसके द्वारा, तो नल के कनेक्शन के द्वारा। 2022 तक सभी हाउस होल्ड्स को रूरल इंडिया में ये नल का कनेक्शन देके जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत जो है कई सारे उपायों को भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसमें भूजल प्रबंधन भी है, जल संरक्षण भी है ना, और वर्षा जल संचयन जैसे आयामों को भी अपनाया गया है जिससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके, है ना। तो जल की उपलब्धता को बढ़ाएंगे तभी तो जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके अंतर्गत जो की कंपोनेंट्स है, सबसे पहले पाइप्ड वाटर सप्लाई है रूरल हाउस होल्ड के लिए। इसके बाद जो फोकस है यहाँ पर रिलायबल वाटर सोर्सेस पर है। इसके बाद जो जल आपूर्ति नेटवर्क है उसमें भी सुधार करना है। इसके अलावा जो पेयजल की उपलब्धता है उसमें गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए गुणवत्ता की जांच वगैरह भी करने का वहां पर प्रावधान रखा गया है। और ये जो मिशन है यहाँ पर जलापूर्ति की जो मतलब उपलब्धता सुनिश्चित करना है उसका जो आयाम है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है। इसके घटक के रूप में जैसे सूचना का प्रसारण है, व्यापक सूचना, व्यापक अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर आए, तो उसके लिए शिक्षा, संचार जैसे आयामों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। अब इसका हालिया जो है परफॉर्मेंस बता रहे हैं, तो 15 अगस्त 2019 को जब इसको लॉन्च किया गया 6 स्टेट्स में, है ना, तो मतलब जब लॉन्च किया गया तो अभी आप देखेंगे कि 6 राज्यों ने यहाँ पर 100% 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इन राज्यों के अंतर्गत गोवा है, तेलंगाना है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, दादरा नागर हवेली है, दमन दीव और हरियाणा है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जल जीवन मिशन की जब से शुरुआत हुई उसके बाद से अतिरिक्त जो 5.6 करोड़ घरों में जल के जो जलापूर्ति की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया गया, वहां पर नल के कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया। इसमें एक प्राइवेट एजेंसी है, उसने भी एक रिपोर्ट दी है उसके ऑडिट के, और उसने ऑडिट किया है, उसके द्वारा उसने कुछ आंकड़े उपलब्ध कराए। उसमें बताया गया है कि भारत में लगभग जो 62% रूरल जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास अपने परिसर में नल के कनेक्शन पूरी तरीके से काम करे। बताइए कितना बड़ा डेटा है, 62%। मतलब ये कहीं से भी रियलिस्टिक डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूज करेंगे आंसर में। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत जो 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन को प्राप्त करना है स्कूलों वगैरह में भी, है ना, तो उसमें 15 राज्यों से अधिक, मतलब 15 राज्यों से अधिक राज्यों ने स्कूलों के लिए 100% ये घरेलू नल कनेक्शन का जो आयाम है उसको प्राप्त करिए। तो ये सब इसकी परफॉर्मेंस बता रहे हैं, 1-2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद एग्जिस्टिंग इश्यूज क्या है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हर रीजन, अगर भारत में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईस्ट से जब हम वेस्ट की ओर आते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसी हिसाब से आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में मरुस्थल वगैरह की उपलब्धता देखी जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ रीजनल डिस्पैरिटी बहुत है और रीजन के हिसाब से वहां पर मांग भी अलग अलग है ना, तो वो अपने आप में एक चुनौती है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी ही एक चुनौती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश भर में जो वर्षा का वितरण है वो असमान है, तो वहां पर सतही जल की उपलब्धता भी जो है असमान रूप से होगी, तो हर जगह के इश्यूज अलग अलग है। तो स्पेसिफिक रीजन वाइज वहां पर हमको इस तरीके की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हायर डिपेंडेंसी है हमारी ट्रेडिशनल जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर, ठीक है।
अगर भारत में वर्तमान में देखेंगे तो 45 से 50% जो ग्रामीण घर है वहां पर नल के कनेक्शन है। इसका मतलब ये 50-55% जो ग्रामीण घर है उनके पास नल का कनेक्शन नहीं है वर्तमान संदर्भ में, तो वो पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर है ना। तो ये अपने आप में चुनौती है। इसके बाद आप देखेंगे कि रीजनल डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो जैसे तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, पुडुचेरी है, तो वहां पर 80% से अधिक घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है, वहां पर फंक्शनल कनेक्शन टैप के दे दिए गए। लेकिन अगर राजस्थान, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम की बात करेंगे तो वहां पर 50% से भी कम परिवारों के पास नल के कनेक्शन उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें इस रिपोर्ट में एक चीज और भी हाईलाइट की गई है कि भैया जो क्लोरीन के कंटामिनेशन की समस्या है वो यहां पर परमिसिबल जो एक लेवल होता है उससे ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लोरीन की जो अनुमेय सीमा होती है कि भैया पानी में इतनी मात्रा में क्लोरीन होना चाहिए, तो उस सीमा से बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन है, तो कहीं ना कहीं वो जल संदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो क्लोरीन के संदूषण की समस्या का भी उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोविड-19 के कारण भी इस योजना की प्रगति जो है उसमें अवरुद्ध हो गई है, इसकी प्रगति पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो भैया सबसे पहले आप एरिया स्पेसिफिक जो आपका ये प्रोग्राम है उसके अनुसार इसका इंप्लीमेंटेशन एरिया स्पेसिफिक किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें गुणवत्ता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये नहीं कि पानी उपलब्ध करा दिए और पानी खराब है तो उससे कई तरीके के जो संक्रामक रोग है वो हो सकते हैं, है ना। जॉइंटिस वगैरह डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है किससे, वाटर से, है ना। और कंटेमिनेटेड वाटर की बहुत बड़ी समस्या, इसलिए तो खरीद के पानी पीना पड़ रहा है, इसलिए तो आरओ लगवाना पड़ रहा है। गांव का व्यक्ति कहां से आरओ लगवाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज है वहां पर बल्क वाटर ट्रांसफर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसको भी स्ट्रेंथन किए जाने की वहां पर आवश्यकता है। इसके बाद को फायरिंग एंड मिशन समर्थ की बात करेंगे हम लोग। अब ये जो को फायरिंग और मिशन समर्थ की बात है तो यहाँ पर सेंटर जो है उसने ये प्लान किया है कि जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं ये को फायरिंग के संदर्भ को, उनको जो है यहाँ पर कोयले की आपूर्ति में उनके साथ कटौती वगैरह करने की योजना बनाई गई। ये कंटेक्स्ट है। की पॉइंट देखेंगे तो जो विद्युत मंत्रालय है उसने अक्टूबर 2021 में ये जो है आदेश पारित किया था कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ उनके द्वारा को फायरिंग के कंसेप्ट को पालन करना है, उनका कंप्लायंस करना है, सह दहन का उनको अनुपालन करना है और कितना 5% तक। ठीक है, अब इसमें को फायरिंग का मतलब क्या है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट में किसका दहन होता है, कोयले का, तो कोयले के साथ कोई जो है अन्य मटेरियल जैसे बायोमास वगैरह है उसका भी दहन वहां पर किया जाएगा और उसकी जो सीमांकन किया गया, उसका जो सीमा तय किया गया वो 5% था, है ना। इसके एडवांटेज क्या होंगे, तो सीधी बात है कि ये जो अगर हम कोयले के साथ कोई अन्य जो आपका जैसे बायोमास वगैरह का यूज करेंगे दहन के लिए तो वो चीपर भी होगा, है ना। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और एनवायरमेंटल एंगल में वो आपका पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, एनवायरमेंटली वो फ्रेंडली भी होगा। ठीक है ना, जैसे बायोमास वगैरह का यूज करेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, मैंने पहले ही बताया कि एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है वो कम हो सकेगा, कोयले पर डिपेंडेंसी कम हो सकेगी, है ना। और उससे जो है रेसिड्यू वगैरह जो है एग्रीकल्चर तो वो आपका किससे मिलेगा, फार्मर से, तो फार्मर्स को भी वहां से क्या होगा, उनकी भी इनकम जो है वो बढ़ेगी। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% कोयले को जैव द्रव्यमान जिसको आप बायोमास भी बोलते हैं उसके साथ प्रतिस्थापित करने से क्या फायदा होगा, तो बोला जाता है कि अगर 5 से 7% तक अगर हम को फायर्ड करते हैं कोयले के साथ बायोमास को तो उससे 38 मिलियन टन जो CO2 का एमिशन होता है उसको बचाया जा सकता है। तो बहुत बड़ा डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख सकते हैं और ये हमारे एनवायरमेंटल एंगल से एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम साबित हो सकता है ना। तो यहां पर जो है पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि भैया ये जो हमारा आदेश था अगर जो जो प्लांट इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उनको जो कोयले की जो उनको आपूर्ति की जाती है उनको उसमें कमी की जाएगी, वहां पर कटौती की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो सीधी बात है कि नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण जो है वो प्राथमिक है ना। और इस तरीके के फायदे के लिए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, किसी निर्दोष व्यक्ति के जीवन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो इस तरीके से उनके जीवन को खतरे में डालने का अधिकार किसी भी प्लांट को या इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए इस तरीके के आयामों को सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है। समर्थ मिशन की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन है, इसमें बायोमास के यूज की बात की गई है ना। कहां पर, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में।
ठीक है। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इसमें यह है कि जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो आपके रेसिड्यू है, जो अपशिष्ट बच जाता है, तो उसको वेस्ट टू यूज मॉडल के अंतर्गत उसको यूज करना है ना। तो जो हम वेस्ट समझ के, जैसे पराली वगैरह का दहन होता है तो भैया कितना नुकसान होता है उससे, फॉग स्मॉग की समस्या दिल्ली वगैरह में देखा जाता है, एक्सीडेंट की समस्या देखी जाती है, वहां पर वायु प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं उस प्रदूषण को भी कम कर पाएंगे हम और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ा पाएंगे, है ना। उससे संदर्भित है ये आपका, तो जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी उससे किया जा सकेगा, तो इससे एडिशनल इनकम होगी फार्मर्स की, ठीक है ना। और एनवायरमेंटल एंगल में भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोनों आप रेफरेंसेस में दोनों आयाम में देखेंगे तो विन विन सिचुएशन है। इसके बाद ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग, महासागरीय अम्लीकरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो तीव्र गति से पिघल रही है आर्कटिक जो क्षेत्र है, वहां से बर्फ जो है वहां पर बहुत ज्यादा पिघल रही है, तो उससे समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है। ये आपके जो समुद्री जीवन है या जो आपका ओशियन के अंतर्गत जो आपकी बायोडायवर्सिटी उस पर सीधा सीधा ऋणात्मक प्रभाव उससे पड़ रहा है। ये कंटेक्सट की पॉइंट बताया जा रहा है कि लगातार जो ओशियन वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कम हो रही है, पीएच वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब ये कि वहां पर अम्लीकरण बढ़ रहा है। यहां पर रिसर्चर्स जो है आपके शोधकर्ता हैं, उन्होंने देखा है कि जो एसिडिटी लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, 3 से 4 गुना ज्यादा तीव्र गति से ओशियन वाटर में ये आपकी एसिडिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है ना। वहां पर जो अम्लीकरण है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज करते हैं, जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है, उससे जो CO2 एमिशन होता है वो उसका सबसे बड़ा रिजर्वायर जो है ना ओशियन वगैरह ही है। तो समुद्री जल में वो जाके घुल जाती है और उसके बाद वो प्रोड्यूस करती है कार्बोनिक एसिड। तो जब वो कार्बोनिक एसिड जनरेट होता है तो उसी से पीएच वैल्यू ओशियन वाटर की कम हो जाती है और फाइनली यही जो है लीड करती है एसिडिफिकेशन को ओशियन में, और वहीं से समुद्र में क्या होता है, अम्लीकरण बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर रिसर्चर्स ने यह भी बोला है कि रैपिडली जो है एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में ओशियंस में, ठीक है। अब यहां पर ओशियन की केमिस्ट्री जो है इससे उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो आपके समुद्री जैव विविधता है उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, चाहे वहां पर सी क्रिएचर्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें और भी जो आपकी अन्य लिविंग थिंग्स वगैरह हैं उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर यह बोला गया है कि जो आपका आर्कटिक ओशियन का वेस्टर्न रीजन है उसकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हुई जा रही है वहां पर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो उसका कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, तो वहां पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, सीधी बात है। और यहां पर थोड़ा ज्यादा जो है ऋणात्मक प्रभाव देखा जा रहा है ना, क्योंकि इस क्षेत्र में ही इन्होंने जो है रिसर्च किया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बताया इन्होंने कि ये जो रेट एक्सेलरेट हो रहा है ना, मेल्टिंग, जो आइस की मेल्टिंग का मतलब जैसे समुद्री जो आपका जैसे बर्फ जो है आपकी बर्फ की पिघलने की जो प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे जो ओशियन की एसिडिफिकेशन की प्रक्रिया है उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इससे ओवरऑल जो है ओशियन की केमिस्ट्री पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो बायोडायवर्सिटी से लेकर पूरे के पूरे जो ओशियन का जो आपका स्ट्रक्चर है ना, उस पर जो है ये ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर फेज है हमारा, इसमें सी आइस मेल्टिंग की बात की जा रही है। तो सीधी बात है कि समुद्री जल के पीएच में लगातार होती कमी का मुख्य कारक जो इन्होंने देखा है ना, प्राथमिक कारक के रूप में इसको हाईलाइट किया है कि जो सी आइस जो मेल्टिंग है उसकी दर जैसे जैसे बढ़ रही वैसे ही यहाँ पर एसिडिफिकेशन की भी प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे समुद्री बर्फ है ना, जो आपका सी आइस होता है उसके जैसे आप देखें, मैंने पहले ही बताया कि समुद्र जो है बहुत बड़ा रिजर्वायर है CO2 वगैरह का, ठीक है। तो जो वाटर होता है अंडर द सी आइस, वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या डेफिसिट देखा जा रहा है। तो यही अब डेफिसिट देखा जा रहा है, इसका मतलब ये कि वो एक्सपोज हो गई एटमॉस्फेयर में। तो जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन को कैटलाइज करेगी कि नहीं करेगी, प्रदूषण को जो है त्वरित रूप से बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, वही बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो सी वाटर जब मिक्स होता है मेल्ट वाटर से, तो दोनों की जो मिक्सिंग होती है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाती है क्योंकि वेट में डिफरेंस होता है दोनों में, है ना। आप समुद्र का पानी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है आपकी सैलिनिटी देखी जाती है, बहुत सारे लवण घुले रहते हैं ना, और जो आपका जो वर्षा से जल आता है वो मीठा होता है, तो दोनों की मिक्सिंग थोड़ी जो है वो क्लिष्ट हो जाती है। उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपोज होकर सरफेस पर आ जाती है और सरफेस पे सतह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मेल्ट वाटर होता है ना, वो डाइल्यूट कर देता है किसको, कार्बोनेट आयन को, ठीक है। अब आप समझिएगा बर्फ
जब पिघलती है तो उससे उत्पन्न जो जल होता है वो समुद्री जल में जो कार्बोनेट आयन होता है उसकी सांद्रता को कम कर देता है, उससे सांद्रता उसकी कम हो जाती है। अब उससे होता क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो एबिलिटी होती है यहां पर, है ना, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में चेंज करने की, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने की जो एबिलिटी होती है वो वीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उससे पीएच वैल्यू जो ओशन की होती है वो कम हो जाती है। इसमें उलझना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो वहां का बर्फ जैसे पिघलने से क्या होता है कि जो आपका समुद्री जल है जो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, किसको, CO2 को कार्बोनेट में चेंज करके एक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, तो वो जो उसकी एबिलिटी है उस पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगा, तो वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। उसके कारण क्या होगा कि समुद्र का पीएच जो वैल्यू है वो तीव्र गति से कम हो जाएगा और इसका जो है वहां पर क्या हो जाएगा, अम्लीकरण बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल से पॉइंट है, इसको नॉर्मल तरीके से लेना है आपको, है ना। कंटेक्चुअल ही क्वेश्चन आएगा इसमें, एनालिटिकल बेस्ड नहीं आएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसमें भी इतने ही संदर्भ में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो देखेंगे हम लोग और वो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 के बारे में स्टेटमेंट फ्रेम किए गए, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इस साल की थीम क्या थी, तो माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड, नो प्लेस बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड, बिल्कुल ठीक है ये भी स्टेटमेंट। तीसरा ये है कि यूएन ने डेजिग्नेट किया है कि अक्टूबर का, हर साल का जो अक्टूबर है उसके पहले मंडे को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है तीसरा स्टेटमेंट भी। लास्ट स्टेटमेंट यहां पर बोला गया है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 है उसका जो मुख्य विषय है ना, उसको देखेगा, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गांधीवादी दर्शन से संदर्भित है। तो ये यहां पर जो बताया गया है इसका जो मुख्य विषय कि अंत्योदय से सर्वोदय के गांधीवादी दर्शन के साथ वो आपका प्रतिध्वनित हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। सही बताना था तो हमारा आंसर यहां पर ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम उसको देखेंगे और यहां पर सीबीडीटी के बारे में क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये एक्ट के थ्रू लाया गया था। कौन सा एक्ट था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इंडिया का जो ये कैसा बॉडी है, तो इंडिया की ये ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि ये एडमिनिस्टर्ड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल ठीक है तीसरा स्टेटमेंट। चौथा ये कि जो ये ऑफिशियल्स होते हैं इसमें बोर्ड के, वो फंक्शन करते हैं एज अ डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री डीलिंग विथ मैटर्स रिलेटिंग टू लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो भाई डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है तो उस तरीके के जो भी संदर्भ आते हैं उनको यही डील करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।